नमस्कार। आज हम जानेंगे मैथिलीशरण गुप्त का साहित्यिक जीवन परिचय। मैथिलीशरण गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं राष्ट्रवादी काव्यधारा से जुड़े हुए कवि थे। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में हुआ। उनके पिता सेठ रामचरण गुप्त श्री राम के परम भक्त और कवि थे। उनकी माता का नाम सरयू देवी। परिवार में भक्तिपूर्ण वातावरण के कारण मैथिलीशरण गुप्त के मन में बचपन से ही वैष्णव भक्ति के संस्कार पड़ गए। आरंभ से ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करने के साथ साथ वे कविताएं भी लिखते रहे। ये कविताएं आरंभ में तो कलकत्ता में प्रकाशित होने वाले जातीय पत्र वैश्योपारक में प्रकाशित होती रही, लेकिन बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। श्री मैथिलीशरण गुप्त युग के अनुरूप चलने वाले सजग कवि थे। उन्होंने आजीवन समाज में व्याप्त संकीर्णताओं एवं बुराइयों का अपने काव्य के माध्यम से विरोध किया। विभिन्न संस्कृतियों एवं धर्मों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी उन्होंने किया। वे आजीवन साहित्य सेवा में लीन रहे। उनकी महान सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने 1921 में प्रकाशित भारत भारती को ध्यान में रखते हुए उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की और राज्यसभा का सदस्य मनोनीत भी हुए। गुप्त जी 12 दिसंबर 1964 को इस नश्वर संसार को त्याग कर स्वर्गवासी हो गए। उनकी रचनाएं मैथिलीशरण गुप्त उदार विचारधारा के कवि थे। राम भक्त होते हुए भी उन्होंने द्वापर में कृष्ण भक्ति, काबा और करबला में इस्लाम धर्म, गुरुकुल में सिख धर्म की मान्यताओं का प्रतिपादन किया। यशोधरा में महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा के गरिमापूर्ण चरित्र का वर्णन भी उन्होंने किया। जयद्रथ वध महाभारत की घटना का आधार मानकर लिखा गया खंड काव्य है। झंकार उनकी उल्लेखनीय गीति काव्य है। जय भारत और साकेत महाभारत और राम भक्ति पर आधारित महाकाव्य हैं। इसके अतिरिक्त भारत भारती, किसान, सिद्धराज, पंचवटी, सैरंध्री, हडिम्बा, युद्ध, विष्णुप्रिया, अर्जन और विसर्जन, नहसू, रत्नावली, कुणाल गीत आदि उनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। तिलोत्तमा, चंद्रहास, पृथ्वीपुत्र, लीला और अनघ नामक नाटक भी गुप्त जी द्वारा लिखे गए हैं। उनकी काव्यगत विशेषताएं वो राष्ट्रीय चेतना को उद्घाटित करने वाले कवि थे। उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य में यही कारण है कि सन 1936 में महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। नारी के प्रति जैसा दृष्टिकोण मैथिलीशरण गुप्त का रहा है, वैसा हमें दुर्लभ दिखाई देता है। उन्होंने उन नारियों का चित्रण किया जो रामायण और महाभारत कालीन उपेक्षित पात्राएं रही। जैसे साकेत में उन्होंने उर्मिला, यशोधरा, कैकेयी आदि नारियों को स्थान दिया है। साकेत में उन्होंने उर्मिला का वर्णन किया। यशोधरा में उन्होंने महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन किया। कैकेयी में उन्होंने कैकेयी का वर्णन किया। तो उन्होंने नारी जाति को सम्मान देकर नारी जाति के गौरव को बढ़ाने का प्रयास किया है। उनकी नारी भावना भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सर्वथा अनुरूप रही है। प्रकृति चित्रण में भी
गुप्त जी कुशल चितेरे थे। उनके काव्य में छायावादी कवियों जैसा प्रकृति चित्रण नहीं मिलता। उनके काव्य में आलंबन, उद्दीपन और मानवीय रूपों का चित्रण मिलता है। कहीं कहीं गुप्त जी ने प्रकृति के बड़े ही आकर्षक एवं सुंदर रूप प्रस्तुत कर अपने अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। भक्ति भावना कहते हैं कि वैष्णव भक्ति के संस्कार तो उनके बचपन से ही थे। उन्होंने रामानंदी श्री संप्रदाय की दीक्षा ली थी। वे आजीवन श्री राम के अनन्य भक्त रहे, परंतु उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति समान भावना से की है। साकेत में श्री राम भले ही ईश्वर हैं, परंतु उसमें मानव तत्व भी विद्यमान है। महात्मा गांधी के विचारों से वो काफ़ी प्रभावित रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा गुप्त जी के साहित्य में हमें दिखाई देती है। गांधी जी के प्रति गुप्त जी की गहरी आस्था थी। उन्होंने गांधी जी के अनेक सिद्धांतों को अपने काव्य में निरूपित किया है। मानवीय संवेदना, अछूतोद्वार भावना, सत्याग्रह, अहिंसा आदि अनेक सिद्धांतों का निरूपण अपने काव्य में उन्होंने किया है। साकेत में जब सीता वनगमन की स्त्रियों को सूत काटना सिखाती है, श्री राम में वनगमन के समय अयोध्यावासी सत्याग्रह करते हैं, ये सब चीज़ें हमें गांधीवाद का प्रभाव ही दिखाई देती हैं। कला पक्ष अथवा भाषा शैली, मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में कला पक्ष भी अत्यंत विकसित है। उनके काव्य की भाषा सरल, सरस एवं भावानुकूल है। उनके भाषा भावों के अनुसार रूप बदलती है। गुप्त जी ने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग किया है। तद्भव शब्दों का प्रयोग भी उनके काव्य में हमें दिखाई देता है। भाषा बोलचाल की साधारण भाषा भी लगती है। कहीं कहीं देशज शब्दों का भी सफल प्रयोग किया है। लोक प्रचलित मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग के कारण भाषा में रोचकता एवं सार्थकता का समावेश हुआ है। गुप्त जी के काव्य में लक्षण शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग किया गया है। गुप्त जी के प्रबंध खंड काव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य सभी रूपों का उन्होंने सफल प्रयोग किया है। सहज एवं स्वाभाविक रूप से अलंकारों व छंदों के प्रयोग से काव्य भाषा अत्यंत आकर्षक और सौंदर्यमय बन पड़ी है। ये थे हमारे राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त जी। धन्यवाद।